Namaskar, good morning everyone. Today we are going to discuss the new topic that is tillage. Tillage. Jethro Tull is known as the father of tillage because he started the tillage practices and he compiled his findings in a book that is known as Horse Sowing Husbandry. अब होता क्या है जब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, क्रॉप की ग्रोइंग करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग तक बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, इम्प्लीमेंट्स होती हैं जिसके कारण सॉइल हार्ड हो जाती है। चाहे वो इरिगेशन के कारण हो, रेन ड्रॉप्स जमीन पर स्ट्राइक करती है, उनके फोर्स के कारण कंपैक्शन आता हो, तो ये सारी चीजें सॉइल को कंपैक्ट बनाती हैं और अगली फसल के लिए अच्छी भूमि तैयार करने के लिए हमें टिलेज प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो हम क्या कह सकते हैं टिलेज को, ये मैकेनिकल मैनिपुलेशन है सॉइल की जिससे उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाती है। तो जो इम्प्लीमेंट्स हम यूज करते हैं उसका मेन मोटिव ये होता है कि टू ब्रिंग द सॉइल इन ए गुड कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि प्लांट के रूट्स आसानी से नीचे जा सके, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और जो कॉम्पैक्शन है सोइल का वो कम हो सके, और एटलीस्ट वहां तक तो जहां तक रूट्स नीचे जाती हैं अब जो क्रॉप हम सोइंग करते हैं उसकी। लेकिन जब हम टिलेज प्रैक्टिसेस अपनी पूरी कर लेते हैं, अच्छी सीड बेड तैयार कर लेते हैं, तो जो रिजल्ट होता है फिजिकल मैनिपुलेशन का उसको हम टिल्थ कहते हैं। अब हमने जमीन की फिजिकल मैनिपुलेशन की है, उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसको चेंज किया, तो उसका फायदा क्या होता है? एक तो एक अच्छा सीड बेड तैयार होता है जिससे अच्छा जर्मिनेशन हो सके और अच्छी क्रॉप की ग्रोथ हो सके। सोयल लूज हो, पोरस हो, एरिएशन उसके अंदर हो, जो स्टबल्स होते हैं, वीड्स होते हैं, पैथोजन होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, वो डायरेक्ट सन के टच में आ जाते हैं, सन के सामने सरफेस पे एक्सपोज हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं और हमारी अगली फसल किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से बच जाती है। दूसरा, ये हार्ड पास को ब्रेक करते हैं, सोयल को इन्वर्ट करते हैं। बारिश के कारण, इरिगेशन के कारण न्यूट्रिएंट्स लीच होके रूट डेप्थ से नीचे चले जाते हैं, तो वो क्रॉप के लिए यूजफुल नहीं होते। लेकिन जब हम टिलेज प्रैक्टिस करते हैं तो वो दोबारा सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और हमारी अगली फसल के लिए यूजफुल हो जाते हैं। जितना ऑर्गेनिक मैटर, स्टब्बल्स, पिछली फसल के अवशेष जितने बचते हैं वो इजिली इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं जमीन के अंदर और उनका डिकम्पोजिशन होता है वो इन्हांस हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। जब जमीन का इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब इरोजन भी कम हो जाएगा और ये जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर भी प्रोवाइड करती है। जो सोयल हम रिक्लेमेशन के लिए जाते हैं उन प्रॉब्लम्स को भी हमें टेक ओवर करने में हेल्प करती है। तो ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। अब टिलेज की बात करें, देर आर टू टाइप्स ऑफ टिलेज, ऑन सीजन टिलेज एंड ऑफ सीजन टिलेज। व्हाट इज ऑन सीजन टिलेज? ऑन सीजन टिलेज ये होती है जब हम कोई क्रॉप सोइंग करने वाले हैं तो उसकी तैयारी से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी ऑन सीजन टिलेज में आते हैं, जिसमें प्रिपरेटरी टिलेज होती है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी लेआउट ऑफ सीड बेड और इन आफ्टर कल्टीवेशन, यानी कि जब फसल हमने सोइंग कर दी उसके बीच में जो प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे वीडिंग की है, जैसे इरिगेशन की है, जैसे होइंग है, ये सारी प्रक्रियाएं ऑन सीजन टिलेज में आती हैं। ऑफ सीजन टिलेज जब एक फसल की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और जो दूसरी फसल होती है उसके सोइंग की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम ऑफ सीजन टिलेज के नाम से जानते हैं। अब इसका मेन पर्पज क्या है कि एक अच्छा सीड सोयल की प्रिपरेशन हो, वीड कंट्रोल अच्छा हो, जो प्रीवियस प्रीवियस सोयल्स के रेजिड्यू हैं या कंपोस्ट हमने डाला था वो इजीली मैनेज हो जाए, सोयल की कंडीशंस अच्छी हो जाए, ताकि जो अपकमिंग ग्रोइंग सीजन है उसके लिए हमें अच्छी सोयल तैयार मिले। अब हमने देखा कि प्राइमरी टिलेज में जो ऑन सीजन टिलेज है उसके तीन हिस्से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लेआउट ऑफ सीड बेड। इसमें कुछ स्पेशल पर्पज टिलेज भी होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी टिलेज होती है वो क्या होती है कि जस्ट आफ्टर हार्वेस्ट करके हम जो नई क्रॉप लगाते हैं उसके लिए जो तैयारी करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी टिलेज कहते हैं। उसके लिए इम्प्लीमेंट्स हैं, मोल्ड ब्रोड प्लो, सब सोइलर, चीजल प्लो, डिस्क प्लो। ये वो प्लोज होते हैं जो जमीन की कॉम्पैक्शन को तोड़ने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब प्राइमरी टिलेज की इम्प्लीमेंट्स भी हैवी होंगे, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, तो इसका मतलब कॉस्ट ज्यादा लगती है प्राइमरी में, तो क्योंकि जमीन की कॉम्पैक्शन जो पिछली फसल से हमें मिली है उसको तोड़ना होता है। और अगली फसल के लिए जो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स होंगे या सेकेंडरी टिलेज
प्रैक्टिस होंगी उसको आसानी से किया जा सके। तो सेकेंडरी टिलेज क्या होगी, जो प्राइमरी टिलेज की नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी टिलेज में आएगी। इसका मतलब जो क्लोड्स जो कंपैक्शन प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स ने कम की थी, तो वो बड़े बड़े एग्रीगेट्स जो हमारे सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स लाइक कल्टीवेटर, रोटावेटर, डिस्क हैरो, स्पाइक टूथ हैरो, प्लैंकर और रोलर, जो उनको नहीं तोड़ पाते थे, ये उनको तोड़ने में हेल्प करती है और एक फाइन सीड बेड तैयार करती है। उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी टिलेज। उसके बाद है लेआउट ऑफ सीड बेड। लेआउट ऑफ सीड बेड में क्या होता है, लेआउट ऑफ सीड बेड में हम एक ऐसा, जैसी हमें फसल लगानी है, कोई रिज पे लगती है, कोई फरोज में लगती है, कोई प्लेन पे लगती है, कोई बेड्स पे लगेगी, पॉली हाउसेज हैं, तो उनके लिए अलग अलग सीड बेड की तैयारी करनी पड़ती है। तो उनके लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे बेड प्लांटर, रो प्लांटर, रिज एंड फरो मेकर। तो ये सब क्या होते हैं, ऐसे इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो लेआउट ऑफ सीड बेड में तैयार किए जाते हैं। फिर कुछ स्पेशल पर्पज टेलेजेस होते हैं जिनको हम ओकेजनली करते हैं, जैसे सब सोइलिंग। सब सोइल का मतलब ये होता है ऐसा फ्लो जो जमीन के नीचे तक कल्टीवेशन करता हो, जमीन को ऊपर तक पोरस बनाता हो या उनको इन्वर्ट करता हो, तो सोइल इन्वर्टर, सब सोइलर्स इसकी श्रेणी में आते हैं। लेवलिंग, लेवलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन लेजर लेवल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्मूथ फ्लो का मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो लेवलिंग क्या करती है, जब हम सीड बेड प्रिपरेशन करते हैं तब भी सीड ड्रिल एक समान चले ताकि उसकी सोइंग डेप्थ समान रहे। ब्लाइंड टिलेज, ब्लाइंड टिलेज का मतलब ये होता है कि हमें कुछ नहीं देखना, खेत के अंदर हम इम्प्लीमेंट लेके जाते हैं और जो भी कुछ होता है वो सबको ब्लाइंडली कल्टीवेट कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड टिलेज कहते हैं। क्लीन टिलेज का मतलब ये होता है कि हमें ऐसी, अब क्लीन टिलेज का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम पूरे खेत को प्लो करते हैं, केवल हमारी जो डिजायर्ड क्रॉप है उसको छोड़कर पूरे खेत को हम क्लीन कर देते हैं, उसके अंदर कोई वीड नहीं छोड़ते, उसे क्या कहते हैं, हम क्लीन टिलेज कहते हैं। कंटूर टिलेज यानी कंटूर्स जो होते हैं उनके बनाकर उनके ऊपर टिलेज करते हैं ताकि रिज एंड फरो जो है वो भी आसानी से मेंटेन हो, उसके सेफ डिस्पोजल उसके वाटर का। तो ये किसके अंदर आता है, कंटूर टिलेज के अंदर। वेट टिलेज, वेट टिलेज ये पडलिंग का एक पार्ट समझ सकते हैं आप इसको, तो जिसमें जमीन को पहले वेट किया जाता है इरिगेशन से या रेन से, और उसके बाद उसमें प्लोइंग की जाती है ताकि वो जो टाइम पीरियड होता है मॉइस्चर का उसमें वीड जर्मिनेट हो जाती है, और जर्मिनेट होने के बाद हम उसको कल्टीवेट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वेट टिलेज कहलाती है। ये प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स हैं जिसमें डिस्क प्लो, एमबी प्लो, चीजल प्लो, वुडन प्लो, ये एग्जाम्पल हैं इसके। सेकेंडरी टिलेज के एग्जाम्पल्स हैं हमारे डिस्क हैरो, कल्टीवेटर्स, प्लैंकर्स और रिज एंड फरो मेकर, बेड मेकर। ये क्या है, लेआउट ऑफ सीड बेड के एग्जांपल है। वो सीड ड्रिल है, ये फर्टिगम सीड ड्रिल है, अकेली सीड ड्रिल होती है, डिबलर्स होते हैं, प्लांटर्स होते हैं, वो हमारी सोइंग की इंप्लीमेंट्स होती है। अब है स्पेशल टिलेज। स्पेशल टिलेज को हम क्या कह सकते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हैं। हमें इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी कई ऐसे टिलेज प्रैक्टिस हैं जिसके अंदर हमारी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है, सोइल की स्ट्रक्चर डिटोरेट हो जाती है। तो हमें हमारी प्रैक्टिसेज में कंसिडरेबल चेंज की आवश्यकता थी। इन चेंज को करने के लिए हमें नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, डबल टिलेज, ये वाली प्रक्रियाएं आती हैं। तो आता है, सबसे पहले आता है जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज क्या रहेगा, जीरो टिलेज में हम क्या करते हैं, सोयल को पूरी तरह अनडिस्टर्ब रखते हैं और जो ट्रेडिशनल मेथड एम्प्लॉइंग के वो सारे अवॉइडेड रहते हैं। ये सोयल स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, रिड्यूस करती है सोयल इरोजन को, वाटर की रिटेंशन को इनहांस करती है। और ये अप्रोच क्या है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। एफिशिएंट जो रिसोर्सेज होते हैं, एप्लीकेशन होती है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो हम इस जीरो टिलेज में क्या करते हैं, सीधा डायरेक्टली सोइंग पे जाते हैं, कोई प्रैक्टिसेस प्राइमरी और सेकेंडरी की नहीं करते। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट मिनिमम टिलेज का। मिनिमम टिलेज भी कंजर्वेशन टिलेज इसको कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, लस डिस्टर्ब करते हैं,
हम सोयल को ट्रेडिशनल मेथड की बजाय। इसका मेन एम क्या है? एक तो हम उन ऑपरेशंस को अवॉइड करते हैं जिनका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, कि उन प्रैक्टिसेस को हम कंबाइन कर देते हैं जो आसानी से कंबाइन हो सकते हैं, ताकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन डिक्रीज हो उसके। जैसे सीडिंग और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, वो हम किसी एक मशीन से कर दें, तो ये प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं, मिनिमम टेलेज की श्रेणी में आती है। उसके बाद है मल्च टिलेज। मल्च टिलेज का मतलब कोई ऐसा पदार्थ हम जमीन के ऊपर डालें जो जमीन को कवर करके रखे, जिसके अंदर इवोपरेशन के लॉस कम हो और सनरेज डायरेक्ट हीटिंग इफेक्ट ना आए, और जो मल्चिंग रहेगी वो प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी जमीन के ऊपर। तो ये क्या करता है, इसको अलग अलग मेटेरियल्स के रूप में किया जा सकता है। इसको हम स्ट्रा मल्च भी कर सकते हैं, लीव्स की मल्च भी कर सकते हैं, प्लास्टिक की मल्च भी कर सकते हैं, और कंपोस्ट की मल्चिंग भी कर सकते हैं, ताकि हमारी सोयल का जो मॉइस्चर है वो कंजर्व रहे और प्लांट ग्रोथ के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले। अब इस मॉइस्चर कंजर्वेशन के साथ साथ इसमें एक बड़ा फायदा ये होता है कि वीड का जो कंट्रोल होता है वो बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि पहले तो चांसेस कम है कि वीड जर्मिनेट होके वो इमर्ज हो भी गई, तो उनको वो सॉइल के कवर के, मल्च के कवर के नीचे रहती हैं, तो सीधे सूरज की किरणें उनको मिलती नहीं, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते, तो हमारा बीज वीड जो कंट्रोल है वो आसानी से हमारा हो जाता है। पडलिंग पडलिंग पैडी क्रॉप में करते हैं, राइस में करते हैं, हम वाटर को स्टेगनेंट रखते हैं 5 से 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पर, और उसके अंदर प्लोइंग कर देते हैं। जब प्लोइंग कर देते हैं तो सोयल की चर्निंग हो जाती है। जब वो चर्निंग होती है, इसका मतलब वो सोयल के जो पोर्स होते हैं जहाँ जो इनफिल्ट्रेट करके वाटर को नीचे लेके जाते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वाटर का लॉस जो लीचिंग से होता है वो कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट का लॉस होता है वो कम हो जाता है, और क्रॉप के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट रहता है पैडी जैसे क्रॉप को। क्योंकि हम सीडलिंग बाहर कहीं तैयार करते हैं, उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, जब पानी की लेयर जमीन के ऊपर होगी तो इसका मतलब वेट जर्मिनेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एनारोबिक कंडीशंस रहेंगे नीचे, और उनको सन का वही इफेक्ट की सन के डायरेक्ट रेंज आएंगे, तो पानी का टेम्परेचर और जमीन के टेम्परेचर में वेरिएशन रहेगा, तो हमारा वेट कंट्रोल आसानी से हो जाता है। अब इस टिलेज के प्रभाव भी होते हैं। तो पहला क्या होता है, सोयल की स्ट्रक्चर मेंटेन होती है, क्योंकि द बेस्ट एग्रीगेट्स होते हैं दैट आर रेंजिंग बिटवीन 1 to 5 mm, और ऐसे क्लोड्स के अंदर बराबर पोर्स होते हैं, जिसके कारण हमें मैक्रो और माइक्रो पोर्स की संख्या जिसमें लगभग नियरली बराबर हो जाती है, यानी हम आइडल सोयल की कंडीशंस कह सकते हैं। तो सोयल की स्ट्रक्चर इसमें इंप्रूव होती है, ऑप्टिमम मॉइस्चर का लेवल रहता है। और अगर हम टिलेज प्रैक्टिसेस को हम पानी लगा के या ज्यादा नमी की अवस्था में करते हैं, तब भी वो सोयल के स्ट्रक्चर को डिटोरेट करता है, और अगर हम सोयल को ज्यादा ड्राई करने के बाद प्लोइंग करते हैं तब डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि कंपैक्शन होती है, उसके लिए हमें फिर हैवी मशीनरी का यूज करना पड़ता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को बढ़ाता है। तो सोयल स्ट्रक्चर कितने हमारी जो रेंज करती है वो 1 से 5 mm के बीच में मेंटेन करती है। सोयल टेक्सचर, जब हम कोई इम्प्लीमेंट लेके जाते हैं तो हम सोयल के अंदर कोई दूसरा सोयल का पार्टिकल तो डालते नहीं, तो इसका मतलब सोयल टेक्सचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, कि सोयल टेक्सचर किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स। तो हमने इसके अंदर केवल इंप्लीमेंट यूज किया था, कोई पार्टिकल यूज नहीं किया, तो इसके अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जानकारी के लिए ये है कि कोर्सर्स जो सैंड पार्टिकल हैं उनकी साइज 2 से लेकर 0.2 mm तक, फाइन सैंड की 0.2 से 0.02 mm तक, सिल्ट की 0.02 से 0.002 mm, और जो इससे नीचे होते हैं 0.002 mm से, वो क्ले पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद है पोर स्पेस। पोर स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम टिलेज प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि दोनों प्रकार के पोर्स यानी मैक्रो और माइक्रो पोर्स उनकी संख्या बराबर हो। जब कैपिलरी और नॉन कैपिलरी पोर्स बराबर होंगे तो कैपिलरी ट्यूब्स में पानी रहेगा, और नॉन कैपिलरी ट्यूब्स में एयर का एक्सचेंज होने के लिए सफिशिएंट मात्रा में एयर रहती है, तो फ्री मूवमेंट होता है एयर के और सोयल मॉइस्चर का। प्लांट की फैसिलिटी जो होती है एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन की और गैस एक्सचेंज की, वो अच्छी रहती है, और जब ये कंडीशंस अच्छी रहेंगी तो क्रॉप का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बहुत अच्छे से होगा। तो टीनेज प्रैक्टिस का ये प्रभाव होता है। दूसरा बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वेलोसिटी, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, जब हम कम्पैक्ट सोइल है उसके अंदर से हमने हल चला दिया,
तो इसका मतलब सोयल के अंदर तो पोर स्पेस बढ़ गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। यानी जितनी बार हम कल्टीवेशन करेंगे उतनी बार सोयल लूज होती जाएगी, पोर स्पेस बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब उसकी बल्क डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो क्ले सॉइल्स में 1.05 मीटर क्यूब जो बल्क डेंसिटी होती है, जबकि सैंडी सॉइल में 1.25 से लेकर 1.30 मीटर क्यूब तक बल्क डेंसिटी होती है। तो हमेशा ये बात सोच के रखिए कि बल्क डेंसिटी हमेशा टिल सॉइल्स की कम रहेगी और कॉम्पैक्ट सॉइल की ज्यादा रहेगी। यही कारण है कि सैंडी सॉइल्स की बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है और जो क्ले सॉइल्स की होती है उनकी कम रहती है। फिर है पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी का मतलब सॉलिड और पोर स्पेस का डिफरेंस। तो टोटली हम सॉइल का कल्टीवेशन करते हैं तो जब सॉइल कंपैक्ट रहते हैं माइक्रोपोर्स बढ़ जाते हैं, और जब हम टिलेज करते हैं तो मैक्रोपोर्स की संख्या बढ़ जाती है। तो पार्टिकल डेंसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स सॉइल के अंदर, एग्जांपल मान लो एक सॉइल का हमारे पास 1 मीटर का क्यूब, उसमें 1 लाख पार्टिकल्स हैं, तो हमने कोई पार्टिकल के साथ तो कुछ छेड़छाड़ की ही नहीं, तो वो 1,000 जो पार्टिकल थे वो 1,000 के 1,000 ही रहेंगे। केवल इम्प्लीमेंट मूव करेगा तो माइक्रोपोर्स मैक्रोपोर्स में कन्वर्ट होंगे और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं पार्टिकल डेंसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। कई बार टिलेज प्रैक्टिस करने के बाद जब हम मल्चिंग कर देते हैं तो सोयल के कलर में भी चेंज आ जाता है। तो ब्लैकिश ब्राउन ग्रेस कलर की सोयल हमें टिलेज के बाद प्राप्त होती है, ये भी एक परिवर्तन होता है। बड़ी देर से तेरी राहें सफर में पहुंचे, कुछ इस तरह हम तेरी रह गुजर में पहुंचे। दरख्त ने कई छालों के किस्से सुनाए, जाकर तब कहीं हम फूलों की महक तक पहुंचे। अथाह झूठ सुनकर वक्त काटता रहा, जाकर कहीं फिर सच से रूबरू पहुंचे। ना फरेबी बातें ना बैर आंखों में, ढूंढते हुए पता यूं आई तेरे दरो दर तक पहुंचे। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के अगले डिस्कशन तक आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।